जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर का सेट 4 कराने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है। हम इस वीडियो में हम आपको ऑप्शन सहित सारे जितने भी चारों ऑप्शन रहते हैं, चारों ऑप्शन के हम डिटेल में बताते हैं। उससे संबंधित जो भी फैक्ट होता है वो भी हम आपको बताते हैं, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा के। इससे क्या होता है, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं सिर्फ ऑप्शन इसका ये सही, इसका ये सही, यही करते आए हैं। इससे हमें चीज़ें याद नहीं रहती। हम आपको पूरा करके दिखाएंगे वो क्यों सही है, उसका रीज़न क्या है, सब कुछ आपको बिल्कुल लाइव देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप उसको जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, बाकी आप आराम से देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। अपने चलते हैं पहले स्लाइड पे और अब पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जाती है। यानी यहाँ पे बात कर रहा है एमएस एक्सेल की, और क्या करना है, कंटेंट को एडिट करना है। तो सेल को सिलेक्ट करना और एंटर की दबाना, सेल को राइट क्लिक करना, सेल पर राइट क्लिक करना, सेल पर डबल क्लिक करना, सेल पर एक बार लेफ्ट क्लिक करना। तो क्या किया जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं एमएस एक्सेल वर्कशीट ओपन करके, और वहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी सेल को एडिट करने के लिए हमें क्या करना होता है। अब दोस्तों, अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो आपको विंडो आर की दबाना है। तो आप रन कमांड खुलेगा, विंडो आर की से रन कमांड खुलता है। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे रन कमांड के थ्रू एक्सेल खोलना है तो EXCEL आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे ओके करेंगे, एक्सेल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। किसी भी कंप्यूटर में आपको ढूंढना है तो आपको समय नहीं मिलेगा। तो एक्सेल हमारा ओपन हो रहा है। दोस्तों, हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे बता रहा है किसी भी कंटेंट को एडिट करने के लिए क्या करना होता है। अभी यहाँ पे हमारा कोई कंटेंट है नहीं, देखते हैं मेरे पास कोई फाइल है या नहीं है। मेरे पास अभी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की फ़ाइल पड़ी हुई है, मार्क्स की। हम ये इस फाइल को ओपन कर लिए हैं और इस फाइल पे हम एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, इसको छोड़िए, मैं कोई दूसरा कोई ओपन करता हूँ। फिलहाल मेरे पास जितने भी सारी कुछ वही है, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब जैसे कि मुझे इस नाम को एडिट करना है, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहले आपको क्वेश्चन फिर से दिखाते हैं। सेल को सिलेक्ट करना है, इंटर की दबाना है, सेल पर राइट क्लिक करना है, सेल पर डबल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। तो चलिए हम ऑप्शन पे यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, जैसे हमने सेल पर एक क्लिक किया है, अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आया है। अब इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं कट कॉपी पेस्ट के, लेकिन यहाँ पे हमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिखता है। और कह रहा है उस पर डबल क्लिक करना और एक सेल पर लेफ्ट क्लिक करना। सेल पे हमने जब लेफ्ट क्लिक किया है तो सिर्फ इस पर क्लिक हो गया है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। ये सेल सेलेक्ट हो गई है, 1 क्लिक करेंगे तो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये एडिट करने के लिए खुल जाती है। देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लगा है। अब हम इस पर अगर बैक की दबाते हैं तो इसको हम एडिट करके इस पर हम अपना नाम लिख सकते हैं। ये देखिए, तो ना तो सिंगल क्लिक से क्या होता है, ये सिर्फ क्लिक होता है। राइट क्लिक से क्या होगा, इस पर ऑप्शन खुलेंगे और डबल क्लिक से इस पर एडिट का ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है उस हिसाब से यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, सेल पर डबल क्लिक करना। राइट क्लिक से होगा नहीं। सेल को सिलेक्ट कर इंटर की दबाना, एक ऑप्शन यहाँ पे छूट रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, एक क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, इंटर की दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। कोई मतलब निकल नहीं रहा है इससे। तो ऑप्शन हमारा सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के किस भाग में जूम बार दिखाई देता है। टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए। यहाँ पे टॉप राइट का मतलब ये ऊपर का है, राइट मतलब इधर हो गया, टॉप लेफ्ट मतलब इधर हो गया, बॉटम लेफ्ट मतलब इधर हो गया, और बॉटम राइट मतलब इधर हो गया।
और आपको ढूंढना क्या है, जूम, जूम बार ढूंढना है। चलिए आपको एक्सेल में दिखाते हैं दोस्तों, ये है एक्सेल। अब आप में देखिए यहाँ पे टॉप राइट ये है, यहाँ पे कहीं पे मुझे जूम बार नहीं दिख रहा। टॉप लेफ्ट है, सॉरी, टॉप राइट इधर है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है। और यह टॉप सॉरी बॉटम लेफ्ट या नीचे है यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लेकिन जब आप राइट लेफ्ट राइट बॉटम पे आएंगे, बॉटम राइट पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया। देखिए यहाँ पे 130% है ये, अभी ये जो जूम है इसको कम करेंगे, मैक्सिमम ये 400% तक जाता है। अभी ये पूछा गया था यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में कितने परसेंट तक ये जाता है, तो ये मैक्सिमम 400% तक इसको हम जूम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, बॉटम राइट, यानी कि नीचे दाहिने तरफ नीचे, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सम प्रतीक, इसको करेक्टर बोला जाता है, ईमेल आईडी का भाग होना चाहिए, यहाँ पे ये बता रहा है। तो ईमेल आईडी का भाग क्या होता है, डॉट होता है, एट द रेट होता है, एम्परसेंट होता है, डॉलर होता है। ये तो एकदम सिंपल ही आपको पता ही होगा, जैसे कोई ईमेल आईडी जब लिखी जाती है, जैसे कि मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी है abc@, gmail.com, ठीक। तो ये एट द रेट यूज होता है इसमें भी, अगर @yahoo.com कोई भी होगा तो एट द रेट तो यूज होगा ही होगा। तो ये तो एकदम सिंपल सा है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट आपको बताना है, कंट्रोल ओ, Alt N, कंट्रोल W, कंट्रोल N, इसका प्रयोग किया जाएगा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आपको याद रखना है कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल W और कंट्रोल N। यहाँ पे हम चारों ऑप्शन को दिखाते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो कंट्रोल O है इसे ओपन करने के लिए होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, लेकिन नया डॉक्यूमेंट के लिए नहीं होता है ये। आपको चलिए दिखाते हैं। ये हमने MS वर्ड ओपन कर रखा है, अभी हम यहाँ पे कंट्रोल O दबाते हैं तो ये ओपन करने के लिए ऑप्शन आ गया। देखिए यहाँ पे O है, ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ से कौन सी फाइल खोलना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे मैं हिंदी टेस्ट 1 सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे हिंदी टेस्ट 1 की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो ये तो हो गया कंट्रोल O। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है Alt N। Alt N से क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, चलिए पहले दिखा ही देता हूँ। Alt N से क्या होता है, जब Alt दाबेंगे आप तो यहाँ पे N का ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिक। Alt N से क्या होता है, इंसर्ट करने के लिए किया जाता है प्रयोग Alt N का। यहाँ पे Alt N इसका प्रयोग किया जाता है इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके बाद ऑप्शन आएगा क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। और कंट्रोल W इसका प्रयोग किया जाता है क्लोज करने के लिए, कोई भी फाइल अगर ओपन है उसको क्लोज करने के लिए। उसके बाद लास्ट में बचता है, इसका प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। खोलने के लिए यहाँ पे किया जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट। चलिए इसको भी आपको दिखा ही देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल N दबाया तो ये नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक हो गया। अब इसका नाम है डॉक्यूमेंट 2, अभी तक क्या था, डॉक्यूमेंट 1 था। अब हम कंट्रोल N करेंगे, डॉक्यूमेंट 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट 3। फिर से करेंगे डॉक्यूमेंट 4, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 विंडो लगातार ये ओपन हो चुकी हैं। तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल N का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समय लग रहा होगा, लेकिन आप आज के बाद आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको यहाँ पे छांटना है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है।
MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं किया जा सकता, इसके कहने का मतलब ये है। दूसरा है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो या हाइड बटन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले इसके हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन को। कह रहा कि अलग अलग अक्षरों को आप अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है। चलिए हम MS वर्ड में दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे ये जो फाइल खुली हुई है ये है टैग की। जैसे इसमें एक ये अक्षर है, इसको हम अलग कलर देना चाहें, जैसे मैंने इसको रेड कलर देना चाहते हैं, इसको रेड दे सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन को हम अगर काला करना चाहें तो यहाँ से काला कर सकते, काला तो है ही है, दूसरा कलर कोई करके दिखाते हैं आपको, नीला कर देते हैं। ठीक। डेट को हम कोई दूसरा कलर देना चाहें, यहाँ पे पीला कर सकते हैं, हल्का हो गया। टाइम को कोई कलर देना चाहें, जो भी कलर आप यहाँ से चूज करेंगे होता चला जाएगा। अब आप पार्टिकुलर एक एक आप वर्ड का यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कॉपर ब्लैक कर देंगे इसका, यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज हो गया। अगर हम इसको दूसरा कोई फॉन्ट देना चाहें, इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक एक अक्षर को एक एक वर्ड को कर सकते हैं। देखिए आप अगर इस अक्षर के आप एक वर्ड के एक अक्षर को भी दूसरे कलर से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं इसको इससे देखिए यहाँ पे मैंने इसको काला कर दिया, नीला कर दूँ, जो कलर चाहोगे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। आगे पीछे बीच में कहीं पे भी कितने भी अक्षर को आपको कलर करना है कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है वो असत्य है। और दूसरा ऑप्शन, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट पैराग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए शो या हाइड बटन का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये पैराग्राफ ही हम ओपन किए हुए हैं, शो या हाइड कहाँ होगा, ये है आपका पैराग्राफ बार, और इसी में आपको यहाँ पे मिलेगा, ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये है शो या हाइड, इस पर लिखा होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए ये दिख जाएगा, ये है पैराग्राफ का ऑप्शन। ये पता चलेगा कि ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हुआ है और ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अगर हम इस पर कहीं पे और बीच में कोई अलग से एक पैराग्राफ बनाते हैं, देखिए यस पता चलेगा कि ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया, ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया। अब इसको हम शो या हाइड यहाँ से कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल 100% सही है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। तो केवल एक यहाँ पे असत्य है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑरेकल क्या है। तो ये आपको बताना है, ये हार्डवेयर नहीं है और हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। तो ये है RDBMS। अब RDBMS ये क्या होता है, इसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों ये हमारी है ई बुक, इसको हमने बनाया है स्पेशल कंप्यूटर के लिए कंप्लीट ई बुक है। अगर हम इसमें फाइंड करेंगे RDBMS तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर यहाँ 68 नंबर पे। RDBMS क्या है हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। इस ई बुक को कम्प्लीटली बनाया गया है स्पेशल कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी के बेस पे ये बनाई गई है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। रिलेशनल डेटाबेस RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को द्विआयामी सारणियों यानी आप 2D टेबल में संग्रहित किया जाता है। इन सारणियों को रिलेशनल भी कहा जाता है। रिलेशन डेटाबेस के रखरखाव के लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली की आवश्यकता होती है। RDBMS DBMS का ही एक प्रकार है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही प्रकार है। रिलेशन डेटाबेस की मुख्य विशेषता यह है कि एक एकल डेटाबेस में एक से अधिक सारणियों को संग्रहित किया जा सकता है। ये हैं सारणियाँ आपस में संबंधित होती हैं। अब यहाँ पे आपको हम कुछ सारणियाँ दिखाते हैं। देखिए ये रिलेशन है, आप काफ़ी चीज़ें हैं, इससे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये रिलेशन है, इसमें पार्ट हैं, ये देख पा रहे होंगे, ये नाम का है, ये कलर का है, ये वेट का है, सिटी का है, इस हिसाब से बनाया गया है। तो इसमें टपल प्रयोग होता है, एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है, डोमेन का प्रयोग किया जाता है, ये सारे इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मेन आपको बताना था कि RDBMS क्या है। एक तरह से सॉफ्टवेयर है
जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है। तो इसका जो सही आंसर यही होगा। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया है? इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है, सबसे पहले जो किया था वो इंटेल ने किया था माइक्रो प्रोसेसर का विकास। और ये 1971 में आई थी इंटेल 4004 के नाम से। इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं, एप्पल को आप जानते ही हैं। कंप्यूटर में ALU से क्या तात्पर्य है? एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लेयर्ड यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, देखने में सब एक ही जैसे हैं। देखते हैं ये हमारे बुक में दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम सर्च मारते हैं ALU। ये शॉर्टकट में नहीं आ रहा है, इसको हम फुल फॉर्म में मारते हैं। ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर था, लेकिन मेरे ख्याल से डैश की वजह से यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, CPU के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तुलनाएं, दो या दो से अधिक संख्याओं में कि अंतर बताना, छोटी है बड़ी, ये सारी क्रियाएं जो है आपका गुणा भाग, सारी क्रियाएं जो होती है वो ALU करती हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली IC चिप किसकी बनी होती है? आपको यहाँ पे बताना है। कॉपर की, एल्युमिनियम की, सोना की और सिलिकॉन की। देखते हैं IC चिप किसकी बनी होती है, और इसको भी यहाँ पे सर्च करते हैं। हम डायरेक्ट देखिए आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। IC नाम से बहुत बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, जिसको हम फुल फॉर्म इसका डालते हैं टी। तो सर्च करने पे फाइंड नहीं हो रहा। फिलहाल ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है, और यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो सिलिकॉन होगा। इसी की बनी होती है ऐसी चिप्स। कंप्यूटर के अंतर्गत संक्षिप्त रूप MB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेगाबिट, मिलियन बाइट, मेगाबाइट और मिलियन बिट। इसके लिए किया जाता है तो MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट। इसका जो सही आंसर होगा वो मेगाबाइट होगा। 1 MB में 1024 KB होता है, आप जानते ही होंगे। और 1 KB में 1024 बाइट होता है, और 1 बाइट में 8 बिट होता है। और एक निबल अगर पूछता है तो ये 4 बिट के बराबर होता है। सबसे छोटी इकाई बिट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का विस्तारित रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्राम। तो इसको हम देखते हैं बुक में मिलता है या नहीं। HTTP कोई कोई वर्ड देखिए यहाँ पे मिल गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये होगा इसका। ये क्या होता है? ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किस प्रकार फॉर्मेट में वह संचरित किया जाता है। वह विभिन्न कमांडों के उत्तर में वेब सर्वर तथा ब्राउज़र क्या एक्शन लेंगे। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें प्रत्येक निर्देश स्वतंत्र होकर क्रियान्वित होते हैं। वहीं पे अगर आपसे पूछे
HTML क्या होता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो पूरा विस्तारित रूप होगा वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट है, लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन और लॉगिन क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो होती है प्रमाणीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ऑथेंटिकेशन होता है, इससे क्लियर होता है कि आपका जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वो आप ही का है या नहीं है, ये ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं किसी भी पोर्टल में, अगर आपको लॉगिन करना होता है तो। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है। कीबोर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्कैनर, माउस, ये आपको बताना है कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर है। दोस्तों कीबोर्ड ये एक इनपुट डिवाइस है, आप जानते ही होंगे। स्कैनर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और ये सारे जो हैं ये हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर होते हैं। अब यहाँ पे बचा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये है, अब इसको बंद कर दिया गया है। अभी तक इसका प्रयोग किया था। ये एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो ब्राउज़र था ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इनबिल्ट आता था। अब यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे मेरे में, ये अभी ओपन किया हूँ मैं, जिसमें हमने अपनी ई बुक खोली हुई है। ये है इसका माइक्रोसॉफ्ट का एक नया ब्राउज़र, इसका नाम है, मैं आपको नया टैब ओपन करके दिखाता हूँ। यही है इसका ब्राउज़र, ये क्रोम से अच्छा चलता है। और अब इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी मैं आपको बता देते हैं। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे लिखे मेरे, यहाँ पे लिख देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट एज, किस नाम से इसको अब जाना जाता है, यहाँ पे हमने टी नहीं लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से अब इस सॉफ्टवेयर को जाना जाता है। अब जो अभी तक इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, अब उसको हटा दिया गया है। अगर आप उसको आप जब ओपन करेंगे तो अपग्रेड होके इसी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ब्राउज़र है क्रोम की अपेक्षा। इसमें डायरेक्ट पीडीएफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर भी मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो इसको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको रबड़ का भी ऑप्शन दे रहा है, इसको मिटाना चाहें आप मिटा भी सकते हैं। तो पीडीएफ में कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है ये। और दोस्तों इस ई बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक तो फिलहाल अभी एक्टिवेट नहीं है। आप हमारे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है हमने, 94 15 190 193, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कह दीजिएगा कि मुझे चाहिए, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 94 15 190 193, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। आपको उस नंबर पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आपको इसका शुल्क यहाँ पे 99 था, लेकिन इसको अब 15 रुपये रखा गया है। क्यूआर कोड भी दिया गया है, आप इस पर डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं। आपको 15 रुपये का ऑप्शन आ जाएगा जब स्कैन करेंगे तो। कंप्लीट है ये ई बुक आपको पेपर के लिए। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ थे हम? इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका सही आंसर हो जाएगा। संक्षिप्त रूप बिट का प्रयोग, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है तो इधर कर लीजिए। दोस्तों इसको हम सही ही कर देते हैं, क्योंकि जब टाइप हमने ही किया है तो फिर सही कौन करेगा। यहाँ पे हमने भी ग्लव्स पहन रखा है, इस वजह से थोड़ा सा हिंदी को टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है। सही हो चुका है। हम इस स्लाइड को ओपन करते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी स्लाइड, जैसे मैंने यहाँ स्लाइड जो बनाई हुई है पावर पॉइंट से बनाई है, इसको पीपीटी बोला जाता है। अब हम इस क्वेश्चन पे थे, इस क्वेश्चन को हमने एडिट कर लिया है यहाँ पे। अब हम इसको यहीं से प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रॉम करेंट स्लाइड, आप यहाँ से कर देंगे, इसको यहीं से डायरेक्ट आप प्ले कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं बिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है।
तो बिट का प्रयोग जहाँ बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज, स्मॉल डिजिट किसके लिए किया जाता है, तो बिट का प्रयोग किया जाता है बाइनरी डिजिट के लिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ठीक ऑप्शन। बार बार मैं आपको ई बुक खोलूंगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। MICR से क्या तात्पर्य है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रजिस्टर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। चारों ऑप्शन सेम आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। MICR, MICR क्या होता है? जो आप लोग चेक देखे होंगे, इस तरह से चेक रहती है। चलिए तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। दोस्तों हमारी ई बुक के पेज नंबर 16 पे आपको मिलेगा MICR। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये क्या होता है? MICR सूचनाओं का मैट्रिक के रूप में आकार का परीक्षण करता है, इसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। सूचनाओं करेक्टर के एक विशेष इंक से छपे होते हैं, जिसमें आयरन पार्टिकल होते हैं और इन कणों को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही कहते हैं, इन मैग्नेटिक इंक कहा जाता है। इसका प्रयोग बैंक में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। मैं आपको ओपन करके गूगल से ही दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आपको अक्षर दिख रहा होगा, ये पीला कलर में दिख रहा है, यही है MICR। इसी को हम MICR कहते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ये कुछ कभी मोटा कभी पतला इस तरह से लिखा रहता है, आप चेक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसको रीड करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसको देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है मशीन, इसका प्रयोग किया जाता है, इसी में चेक डाली जाती है और ये इसे रीड कर लेता है। रीड करके फिर इस कोड को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए इस MICR में सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, यानी यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। RTGS का विस्तारित रूप क्या है, ये आपको बताना है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, रियल रन टाइम जनरल सेटलमेंट, रेगुलर टाइम जनरल सेटलमेंट। इसका जो सही फुल फॉर्म होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बैंक में किया जाता है, मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। आपको रियल टाइम का मतलब क्या होता है? तुरंत, तुरंत उसी समय अगर पैसा भेजना है तो RTGS किया जाता है, लंबे ट्रांजेक्शन उसके उसके। वह डिवाइस जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनकोडर। इसका प्रयोग किया जाता है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए। डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी संख्या होती हैं जो 0 और 1 के फॉर्म में लिखी होती हैं। दशमलव संख्या तो आप समझते ही हैं, इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे कि तो हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बाइनरी संख्या होंगी वो 0 1 के ही फॉर्म में रहती हैं। जैसे कि अगर हमको 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, इसको हम कभी बाद में देखेंगे, तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 0 और 1, यानी इसको हम 10 लिखेंगे। ये बाइनरी संख्या है, इसका आधार 2 होता है और इसका आधार 10 होता है। अब इसे किस तरह से करेंगे, तो इसको लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू, अरे दोस्तों यहाँ पे 0 होगा, 0 1 से शुरू होता है, ठीक। या इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका, यानी दो की बाइनरी 10 हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम 3 की करना चाहें, तो 3 के लिए हमें क्या 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 कॉम्बिनेशन चाहिए? 3 के लिए हमें चाहिए 2 और 1 चाहिए। तो 1 हमें सबसे आखिरी में मिल जाएगा और 2 दूसरे पे हमें मिल जाएगा। तो हमें यानी 1 और 1 रखना पड़ेगा। इसका हो जाएगा
11, तो क्या करेंगे 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस और 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 3। यानी 3 का अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 11 आएगा, 2 का करेंगे तो 10 आएगा। ASCII का विस्तारित रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्डाइज कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्डाइजेशन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो सही आंसर होगा होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ना कि ER। यहाँ पे आपको यहीं पे ध्यान देना है। इसका जो होगा ये B होगा। एक कोड होता है जो कि जैसे कि आपने ABCD में लिखा ये A, इसका क्या कोड होगा? कंप्यूटर तो इसको नहीं समझता। कंप्यूटर क्या समझता है? 1 0, सिर्फ 2 ही अक्षर समझता है। तो अल्फ़ाबेट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अल्फ़ाबेट में क्या कोड होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए ASCII कोड का प्रयोग किया जाता है। इसको हम कभी बाद में देखेंगे। दोस्तों अगर हम इसको अपने ईबुक में दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम द्वारा डेटा को स्टोर करने तथा इसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड दो प्रकार के होते हैं, ASCII 7 और ASCII 8। एक 7 बिट कैरेक्टर कोड है जिसके कारण कुल 2 की पावर 7 यानी 128 कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है, और ASCII 8 जो होता है 256 कैरेक्टर को निरूपित से किया जा सकता है। तो आपका इसका यही हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे स्टैंडर्ड को आप ध्यान देना है, और इन्फॉर्मेशन तो सभी में है, और इंटरचेंज को आपको ध्यान देना है। इनके में से कौन सा फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी MS एक्सेल के अंतर्गत वैलिड नहीं है, ये आपको बताना है। A2+A1, A2+1, 1+2A, 1A+2, आपको ये यहाँ पे बताना है कौन सा फार्मूला MS एक्सेल में वैलिड नहीं। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, तो अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे मेहनत फुल करते हैं। तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि आप हमारा जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाएं, क्योंकि जब कोई देखता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक नहीं करता वीडियो, तो फिर हमारा मनोबल डाउन हो लगता है कि हम वीडियो क्या मतलब इतना मेहनत करके बनाएं। एक एक ऑप्शन को डिस्कस करने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। इस वजह से अब अपने कोशिश किया, अभी तक हम क्या करते थे, क्वेश्चन पेपर को स्क्रीनशॉट करके लगा देते हैं। अब हम उसको टाइप किए, कल पूरा दिन हम इसको टाइप करने में लगा। तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज जो है उसे अदा कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको ले चलते हैं एक्सेल के अंदर। यहाँ पे A2 A1 ये सब क्या है आपको हम बताते हैं। अभी तो ये हमारी फाइल ओपन है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, कोई न्यू फाइल ओपन करते हैं। ये ब्लैंक हमने ये ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, A1 पे कोई वैल्यू रखते हैं। क्या रख दें? कोई गिनती रखते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम गिनती रखते हैं, आज की डेट 14 तारीख है A1। A2 पर रखते हैं, फरवरी है तो 14 2 रख देते हैं। और क्या है, A2 है, A2 A1, बस 2 ही का हमें प्रयोग करना है, बाकी हमें नंबर का प्रयोग करना है। नंबर का प्रयोग हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं दोनों को आपको साथ साथ दिखाने की। तो पहले हम खुद को करते हैं गायब, जिससे कि हम आपको साथ में दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकें। यहाँ से हम पावर पॉइंट को ले चलते हैं छोटा करके इधर, और एक्सेल को रखते हैं इधर। यहाँ पे ये कहाँ चला गया, ये आना है इस क्वेश्चन पे। ठीक, ये देखिए, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। ये सबसे पहला वाला कॉलम है, यहाँ पे इसका नेम बार है, ये A1 दिखा रहा है, और ये A2 है, ये A2 दिखा रहा है। इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। ये A1 दिखा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप A2+A1
कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, एक्सेल में किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करना है, कोई भी फार्मूला यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको इक्वल का प्रयोग करना होता है, तभी यहाँ पे फार्मूला रन करता है। इक्वल हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, A2 प्लस A1 हम करेंगे। A2 के लिए हम क्या करेंगे, A2 को सिलेक्ट करेंगे, प्लस कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे, उस पर डालेंगे, उसके बाद हम A1 सेलेक्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि A2 A1 सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे। अब हम सिर्फ इंटर करेंगे, ऐड हो जाएगा। ये कितना हो गया, 14 और 2 हम जोड़ेंगे 16 हो गया। इसका मतलब कि A2 प्लस A1 जो है वो सही है। तो हम लिख लेते हैं जिससे कि क्लियर रहे हमें। A2 प्लस A1 बराबर 16 हो गया। ठीक, अब हमें दूसरा चाहिए A2 प्लस 1। तो इसके लिए भी हम बराबर करेंगे और हम A2 को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, 1 करेंगे अपने मन से, इंटर करेंगे। A2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब A2 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और 1 हमने उस पर ऐड कर दिया। ये देखिए यहाँ पे A2 प्लस 1 फार्मूला बार में आप देख पा रहे होंगे। A2 प्लस 1 हमने ऐड किया, 2 में 1 हमने ऐड कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब ये भी सही है। अब हम तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरे वाले पे हमें क्या करना है, 1 प्लस 2A को हमें जोड़ना है। तो हम पहले इक्वल लगाएंगे, 1 करेंगे, प्लस करेंगे। अब 2A कहाँ है, यहाँ पे हमारा 2A ये है, इसके वैल्यू यहाँ पे 2A लिखा हुआ है। तो 2A तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है, A2 है। तो इसको हम 2A करेंगे अगर, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड एरर, यानी ये गलत है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है, ये नहीं हो पा रहा है। अब हम 1A प्लस 2 जोड़ते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 1A प्लस 2 इक्वल में लगाएंगे। 1A कौन सी वैल्यू है, 14 है, और यहाँ पे भी गड़बड़ी है, यहाँ पे 1A नहीं है, ये A1 है। 1A प्लस 2 अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे गड़बड़ी है, A1 1A की जगह पे यहाँ पे A1 आ रहा है। तो ये भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने A1 रखा है, यहाँ पे हमें को रखना क्या है, 1A। अब हम चेक करते हैं इसको, तो ये भी एरर आ रहा है। तो यहाँ लास्ट के जो 2 ऑप्शन हैं दोनों गलत आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हमें मिल रहे हैं। लेकिन अगर इस ऑप्शन को हम चेंज कर दें, इसको हम कर देते हैं A2, यहाँ पे अभी इसको हम रहने देते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को करते हैं A2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, प्लस करेंगे, और A2 हम सेलेक्ट करेंगे। A2 हमारा है 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि A2 की वैल्यू 2 है और हमने इसमें एक ऐड किया तो 3 आ गया। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बच रहा है 1A। यहाँ पे कोई भी एड्रेस होता नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका जो गलत, यानी इसका जो क्वेश्चन वैलिड नहीं है, वो ऑप्शन यहाँ पे हमारा होगा चौथा ऑप्शन, इसका गलत हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन इस पे गलत हो रहा था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 2 हो नहीं सकता। तो आपको यहीं पे ध्यान देना है कि पहले अल्फ़ाबेट आएगा, उसके बाद कोई नंबर आएगा, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये नहीं वैलिड, चूँकि यहाँ पे 1A आया हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मेरा है, ISP से क्या तात्पर्य है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग। इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक तरह की कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट, और हमें क्या, सबको इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसे ही ISP बोला जाता है।
दोस्तों आई होप हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। अब आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बुक के लिए आपको हमने नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आप कॉल मत करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे QR कोड मिल जाएगा या फिर आपको UPI ID वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पेमेंट करिएगा, आपको तुरंत PDF मिल जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार की आपकी हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।